गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हम पार्ट नंबर 2 की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। आई होप कि आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी और आपने उसको अच्छे से देख के और उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट भी की होगी। आप रेगुलर पढ़ते रहिए। राजस्थान गवर्नमेंट में शिक्षा मंत्री का आपने ट्वीट भी देखा होगा और उन्होंने क्या बोला वो लेक्चर भी सुना होगा। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन पढ़ाई को हम बढ़ावा देंगे क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है इसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, तो इसलिए हम इससे बचने के लिए कुछ समय के लिए स्कूल अभी भी बंद रहेंगी। तो आप ऑनलाइन घर पे ही अपनी पढ़ाई को यथावत सुचारू रूप से जारी रखें। हम रेगुलर आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करें जैसे ऑफलाइन क्लासेज में हम समझाते हैं, ठीक है। तो आप बस केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कर लें। आपको PDF भी मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम दूसरी वीडियो दूसरे पार्ट की देखेंगे। पार्ट का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो हमने पहले जो वीडियो है उसके अंदर सूचक, लिटमस, अम्ल और क्षार में अंतर, इसके बाद में हमने देखा था कि अम्ल धातुओं के साथ में कैसे क्रिया करता है और कौन सी गैस उत्पन्न करता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम आज चलेंगे कि जो अम्ल है ये धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया करता है। तो देखो भाई, धातु के साथ धातु के कार्बोनेट हो गए। कार्बोनेट का मतलब CO3 और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2। धातु के कार्बोनेट मतलब CO3 के साथ क्रिया, और बाइकार्बोनेट मैंने आपको बताया था एक NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट को हम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। आपकी बुक में हाइड्रोजन कार्बोनेट ही लिखा हुआ है कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया। इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कैसे करता है। तो इन सब को पढ़ने से पहले हमको कुछ ट्रिक याद रखने पड़ेंगे, और वो ट्रिक क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके ट्रिक ये हैं फ्रेंड कि जब भी आप ऐसी इक्वेशंस देखोगे तो इनमें कुछ दिमाग में भी फिट रखना पड़ेगा कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करता है। तो दिमाग में फिट कर लेना कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, लवण भी मिलता है, लेकिन लवण तो ऑटोमेटिकली हम निकाल देंगे। दो सूत्र सबसे सीधे हैं, CO2H2O, कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके अम्ल क्या निकालता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन सीधी बन जाएगी इससे, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे कि ये पार्ट ज़्यादातर लॉजिक पे चलेगा, क्योंकि 9वीं क्लास में आपने लॉकडाउन के चक्कर में, ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से ना चलने के चक्कर में, ऑफलाइन क्लासेज में डिस्टर्बेंस के चक्कर में आपने ये सब चीज़ें, रासायनिक समीकरण और रासायनिक तत्व, केमिस्ट्री वाला चैप्टर नहीं पढ़ा ढंग से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ ये पार्ट ट्रिकी टाइप से पढ़ाएंगे। तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ में, अम्ल के साथ में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाते हैं, जल। लवण भी बनता है, लेकिन ये सबसे सीधे हैं सूत्र, H2O और CO2। तो इसलिए इनको निकालते हुए जो बचेगा उसको तो ऑटोमेटिकली लिख दोगे आप, ठीक है। तो दिमाग में आ गया होगा क्या बनता है, धातु के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिलके अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इतना दिमाग में आ गया। कैसे बनता है वो देखो। बुक के अंदर एक क्रियाकलाप कर रखा है, मतलब एक प्रयोग करके दिखा रखा है। क्या कर रखा है उन्होंने, एक परखनली ले रखी है। वैसे इन्होंने क्या रखा है, A और B दो परखनली लेनी है, लेकिन चित्र में हमने केवल एक के साथ में बनाया है। दूसरी भी ऐसे कैसे बनेगी मैं बता दूंगा। अभी मैंने केवल और केवल एक परखनली का काम किया है। उसमें क्या बोला गया है कि पहली परखनली में तो कार्बोनेट ले लेते हैं और दूसरी परखनली में क्या लेंगे, बाइकार्बोनेट, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है। तो हम पहले कार्बोनेट के साथ में देखेंगे। तो आप देखो, पहली परखनली में उन्होंने क्या है कि 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट। पहली परख नली के अंदर उन्होंने क्या ले लिया कि सोडियम कार्बोनेट ले लिया 0.5 ग्राम। अब मैंने कहा कि सोडियम क्या है, धातु, और CO3 का मतलब क्या हो गया, कार्बोनेट। कार्बोनेट हो गया। ये आपको बनाना भी सिखाया था शायद कि सोडियम की संयोजकता कितनी है 1, CO3 की संयोजकता कितनी है 2, ये प्लस की होती है, ये किसकी होती है माइनस की, ये इसके नीचे जाके जुड़ जाएगा और ये इसके यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो Na के साथ में कितना जाएगा 2 और CO3 के साथ में 1 जाएगा, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आपको रासायनिक सूत्र बनाना सिखाया था, अणु सूत्र। ठीक है, तो सोडियम तो धातु हो गई और धातु के साथ में क्या लगा हुआ है, कार्बोनेट, तो हमने इसको कह दिया धातु का कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे कि अम्ल के साथ में क्रिया कराएंगे और फिर देखेंगे कि लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, तो देखो भाई, पहली परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ये ले लिया, ये टुकड़ा पड़ा हुआ है, आपको थोड़ा बोर्ड पे माइनर दिख रहा होगा, लेकिन जो ये टुकड़ा पड़ा हुआ है ये सोडियम कार्बोनेट का है। इतना दिमाग में आ गया परख नली। ये स्टैंड है, ये हमारे पास में पट्टे पे रखा हुआ है, रुका हुआ है इस पर, ये सब आपको पता ही है, बस इसमें इतना दिमाग रखना है, परख नली को रोकने के लिए स्टैंड है। ठीक है, ये परख नली है, इसमें सोडियम कार्बोनेट का एक टुकड़ा पाड़ दिया। ठीक है, कि धातु के कार्बोनेट का एक टुकड़ा पटक दिया, रख दिया। फिर ऊपर से हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने डाल दिया HCl। HCl भी तनु, मतलब लिक्विड टाइप का। ठीक है, तो तनु HCl Na2CO3 के ऊपर डाल दिया, परख नली ले लिया। जैसे एक ग्लास होता है, ग्लास में हमने क्या कर दिया कि हमने डाल दी मिश्री और मिश्री के ऊपर डाल दिया पानी। इस तरीके से परख नली है, परख नली के अंदर सोडियम कार्बोनेट के टुकड़े के ऊपर HCl डाल दिया। अब Na2CO3 और HCl अम्ल, धातु का कार्बोनेट और अम्ल आपस में करेंगे क्रिया। क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट तो ठोस अवस्था में पड़ा हुआ है, और HCl मैंने बताया कि पानी टाइप का है, HCl अम्ल के अंदर थोड़ा पानी सा डला हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्वा, जलीय विलयन, एक्वा। जब सोडियम कार्बोनेट ने अम्ल के साथ क्रिया करी तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे थोड़ा सोचने और समझने वाली चीज़ है, अच्छे से समझ में आएगी। देखो भाई, लवण का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है कि नहीं होता, होता है। और हमको निकालनी क्या है, यहाँ से जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। ठीक है, अब देखो दिमाग लगाना है, बैलेंस अभिक्रिया ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जल में कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2, और यदि मैं इसके आगे 2 नहीं लगाता हूँ तो कितने हाइड्रोजन है, 1। रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की, तो पीछे तो कुछ लगा नहीं सकता, आगे लगाऊंगा 2, लगा दिया 2, तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकाल दिए, 2 हाइड्रोजन बच गए। ऑक्सीजन जल के लिए कितनी चाहिए, 1 यहाँ से निकाल दी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बच गई, 2, बची कि नहीं बची, 1 में बच गई। 2 H तो यहाँ से निकाल दिए और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकाल दी, तो H2O ये निकल गया। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बच गई, 1 कार्बन बच गया, तो CO2 भी ये निकल गई। अब देखो आगे, अब क्या क्या बच रहा है, देखो जी, Na के कितने यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, और Cl भी इस 2 के साथ गुणा होगा, तो Cl के भी कितने हैं 2, तो Na के 2 और Cl के 2, तो Na के भी कितने हैं 2 और Cl के भी कितने हैं 2, इसलिए इसको मैंने क्या लिख दिया, 2NaCl लिख दिया। तो आपको दिमाग में फिट कर लेना है यहाँ पे कि धातु के कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किस किस का निर्माण किया, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ गए होंगे कि धातु के कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इतना दिमाग में आ गया। इन्होंने क्रिया की
अब देखो जैसे ही क्रिया करेंगे परख नली में क्या आएगा हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता ही है ना, सोडियम कार्बोनेट और अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये नली में होके, इसको कहते हैं निकास नली या प्रवाह नली, इसमें होके जाएगी और जाके और यहाँ पे पहुँच जाएगी। इस नीचे परख नली को मैंने पकड़ रखा पाइप में घुसा के, इस निकास नली में होके पकड़ रखा है इसको। और एक काम इन्होंने क्या कर रखा है कि इस परख नली के अंदर पहले से ही भुजा हुआ चूना डाल रखा है। और आपको पता है भुजे हुए चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोला इस परख नली में क्या डाल रखा है? भुजा हुआ चूना। और भुजा हुआ चूना है उसका क्या है? विलयन। विलयन मतलब भुजा हुआ चूना भी पानी के अंदर हल्का सा घुला हुआ है, ठीक है। ये गैस यहाँ आएगी तो देखो भुजा हुआ चूना पहले से ही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है कि नहीं आई? तो यहाँ से तो हमने क्रिया करी थी तो कौन सी गैस बनी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। जब सोडियम कार्बोनेट ने अम्ल के साथ क्रिया करी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, जल निकला था और लवण निकला था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुँच गई यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या ले रखा है? भुजा हुआ चूना। क्या ले रखा है? भुजा हुआ चूना। जब ये भुजा हुआ चूना हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा वो देखो। Ca यहाँ पे अकेला है और OH नहीं, O कितना है? 2 और H भी कितना है? 2। खोल के समझो इसको। C 1 है और O कितने हैं? 2। देखो भाई O3 2 और 1 3, यहाँ पे 1 बच जाएगा तो CaCO3, ठीक है। अब 1 ऑक्सीजन बच रहा है और 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या मिल गए? जल। तो इस तरीके से हमारे पास में आप लोगों को परख नली 1 के प्रयोग के द्वारा हमने समझाया कि जब धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। एवं जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे निकास नली के द्वारा हमने प्राप्त की है, यदि उस कार्बन डाइऑक्साइड को भुजे हुए चूने के साथ क्रिया करवा दें तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे आप लोग संगमरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हो। संगमरमर, संगमरमर हमारा आप लोगों ने देखा होगा चौक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं खड़िया। चूना पत्थर जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन, इनमें देखा जाता है। मार्बल का पत्थर देखा होगा, ठीक है, वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक, खड़िया जिससे हम लिखते हैं, जो आप पेंसिल स्लेट में यूज करते हो। लाइमस्टोन चूना पत्थर, और तीसरा है मार्बल का पत्थर जो आपने देखा है, वो क्या होता है? CaCO3। तो हमने ये वाली अभिक्रिया, आपको ये जो नीचे अभिक्रिया लिख रखी है ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि सफ़ेदी के 3-4 दिन बाद चमक आती है। वो किसके कारण आती है? संगमरमर के कारण। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि धातु के कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो नमक और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। मोस्टली आपको याद यही रखने हैं कि लवण अम्ल जब धातु के कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये परख नली A का काम कर लिया। परख नली B में एकदम सेम है, कोई भी चेंजेज नहीं है। यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट लिया था ना, ये इसकी जगह लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस इसकी जगह ये परख नली A में काम में लिया था और परख नली B में हम लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिया करेगा हमारा तो क्या करेगा? यहाँ से वही HCl के साथ क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। देखो वापस क्या बनेगा? नमक जिसे लवण बोलते हैं, Na निकल जाएगा और Cl निकल जाएगा, NaCl। H ये रहा,
कितने चाहिए हमको H 2, एक H और एक H, कितने H हो गए 2H, एक O यहाँ से निकल जाएगा और कितने O बचेंगे यहाँ पे 2, तो CO2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में इसमें 2 लगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, हमको तो सीधा निकल रहा है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो परख नली बी में हमने कुछ नहीं किया, परख नली बी में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है, किसकी जगह, सोडियम कार्बोनेट की जगह। डन। आप लोगों को मैंने यहाँ पे, और सारी प्रक्रिया वो की वो है, फिर हमारे पास में फिर वही बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में वापस प्रवाहित करेंगे, चूने के पानी में प्रवाहित करते फिर वही संगमरमर बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी आ सकता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आ सकता है। बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो ये लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। मैंने इसको आपको समझाया है, अच्छे से समझाया है। आप एक बार इसको उतार लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। आप लोगों ने हम पढ़ लिया होगा कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जब अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि एसिड और बेस, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके और क्या बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और अब 10वीं, ये अभिक्रिया ऐसी है कि बार बार को काम आती है। क्या है? अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पढ़ा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया। ये थोड़ा सिंपल सा, ये ज़्यादा इसको डीपली नहीं जाना। इसको दिमाग में इतना ही रखना है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और किसका निर्माण कर देते हैं, जल का निर्माण कर देते हैं। अम्ल हो गया HCl, लवण हो गया, क्षार हो गया हमारे पास में NaOH। मैंने बोल दिया था जो H+ आयन देंगे वो तो कहलाएंगे अम्ल, और जो OH- आयन देंगे हाइड्रोक्सिल, वो क्या कहलाएंगे, क्षारक। तो यहाँ पे H+ और Cl- आएगा, H+ आ रहा है, यहाँ पे Na+ और OH क्या आएगा, माइनस। तो जो OH देंगे वो क्षार और जो H+ देंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। तो आप लोगों को पहले से ही पता है, इसमें मैंने दोबारा क्लियरेंस दी आपको। तो आपको केवल और केवल इतना दिमाग में रखना है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल। तो HCl अम्ल हो गया, NaOH क्या हो गया, क्षार हो गया। तो NaOH और Na और Cl मिलके तो ये चले गए, ये तो लवण बन गया। एक H और एक H, कितने H हो गए, H2, और एक O है जो जुड़ गया इसके साथ में। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें तो इतना सा ही दिमाग लगाना है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 6ठी से पढ़ रहे हो, ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। जो समझाने वाली बात है वो इस टॉपिक में है, उस टॉपिक को आप नोट डाउन कीजिए। तो टॉपिक है हमारे पास में अम्ल की धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, अम्ल की धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, अम्ल की धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ दिमाग में रख लो, पहले तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि धात्विक ऑक्साइड क्या है।
तो देखो, जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी, जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगी तब जाके बनेगा धात्विक ऑक्साइड। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। ये पहले ये सामने की चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बना देगा? धात्विक ऑक्साइड। इतना दिमाग में आ गया। जैसे कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और वो बना देगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बना देगा? कॉपर ऑक्साइड। इतना तो दिमाग में आ गया होगा कि धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं। वो कह रहा है धात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ अभिक्रिया, कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो देखो, जब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा? ये तो अभिकारक हो गए, आगे उत्पाद में क्या बनाएगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो धात्विक ऑक्साइड मान लो यही है CuO, और एक हो गया अम्ल। क्या हो गया? अम्ल। तो ये क्या बनाएगा वो देखो, हमारे पास में ये बनाएगा, देखो CuCl, CuCl2। बताऊंगा 2 भी क्यों लगाया, CuCl2। और बचेगा क्या यहाँ पे? H2O। तो देखो Cu का यहाँ कितना है? 1, और ऑक्सीजन का कितना है? 1। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, और Cl के भी कितने हैं? 2। Cu यहाँ पे कितना है? 1, और Cl कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। Cu1, Cu1, Cl2, Cl2, H2, H2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। बैलेंस तो तुमको समझ में आ गया कि संतुलित है समीकरण, लेकिन आपको दिमाग में कैसे रखोगे वो देखो। अब यहाँ पे हमारे पास में कैसे याद रखना है वो देखो। धात्विक ऑक्साइड जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और किसका निर्माण करते हैं? जल का। लवण और किसका निर्माण करते हैं? जल का। धात्विक ऑक्साइड अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और किसका निर्माण करते हैं? जल का। अब जब लवण और जल का हम निर्माण करवाएंगे तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? जल को बाहर निकाल लेंगे। किसको बाहर निकालेंगे? जल को। अब मान लो कि मेरे पास में ये 2 नहीं था, 2 नहीं था, तो दिमाग में फिट हो जाएगी चीज़ें कि यार यहाँ पे तो H2 है नहीं, H2 यहीं से बनेगा, और जल का फॉर्मूला होता है H2O, होता है कि नहीं होता? तो H2O बनाने के लिए 2H चाहिए, 2H क्या कर दूंगा इसके आगे? 2 लगा दूंगा, तो H2 आ जाएंगे, ऑक्सीजन 1 यहाँ है ही, और लवण हमारे पास में बचेगा Cu और Cl, और Cl के साथ भी कितने से गुना हो रहा है? 2 के साथ में, तो Cl2। तो आप लोगों को दिमाग में रख लेना है यहाँ पे कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल। क्या बनाते हैं? लवण और जल। इसको आपके इसमें एक प्रैक्टिकल के द्वारा भी दर्शाया गया है, प्रयोग भी कर रखा है, उस प्रयोग को थोड़ा समझ लो। क्या है ये? कहना चाहते हैं हमसे कि एक आप बीकर ले लीजिए सर, आप एक बीकर ले लीजिए, एक बीकर ले लीजिए, ठीक है, और बीकर लेके उसके अंदर आप धात्विक ऑक्साइड डाल लीजिए। ये लिक्विड नहीं होता, वो तो सॉलिड होता है, सॉरी। ये धात्विक ऑक्साइड डाल लिया अपन ने, कॉपर ऑक्साइड डाल लिया, ये क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसके ऊपर हमको क्या करना है कि धीरे 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 तनु HCl डालना है, लिक्विड फॉर्म में हमको क्या डालना है? HCl, तनु HCl। और डालते टाइम इसको हमको क्या करना है? धीरे धीरे डालते हुए इसको बीकर को पकड़ के और हिलाते रहना है। जैसे कॉपर ऑक्साइड को डाल लिया पहले से ही,
जैसे हमारे पास में क्या है, चीनी पहले से ही डली हुई है, ऊपर से धीरे धीरे पानी डालते डालते उसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बीकर को पकड़ लिया और कॉपर ऑक्साइड को हमने पहले डाल रखा है और तनु एस्यूल को धीरे धीरे डाल के और हम उसको क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ समय पश्चात इसका कलर हो जाएगा नीला हरा। कैसा कलर हो जाएगा, नीला हरा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे यही कि ये जो कलर हुआ है नीला हरा, ये किसके कारण हुआ है, तो आपको बोल देना है ये नीला हरा कलर कॉपर ऑक्साइड के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, कॉपर ऑक्साइड के कारण। आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आया होगा कि उन्होंने क्या किया, एक बीकर लेके बीकर में कॉपर ऑक्साइड धातु डाल दी, धात्विक ऑक्साइड जो है उसको डाल दिया और ऊपर से तनु HCl डाल दिया, उसको धीरे धीरे हिलाया तो उसका कलर कैसा हो गया, नीला हरा। उसका मेन रीज़न यही था, मेन रीज़न कॉपर ऑक्साइड था। मेन रीज़न क्या था, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। इतना दिमाग में आ गया कि धात्विक ऑक्साइड जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं, जल। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कुछ चीज़ें जिससे तुमको पढ़ाया हुआ याद रहे। देखो भाई, हमने पहला पढ़ा था, पहला हमने जो पढ़ा था वो हम रिपीट करते हैं कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो हमारे पास में बनता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया। सेकंड हमने बताया कि जब एसिड और बेस, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है लवण और जल, और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इतना भी दिमाग में आ गया होगा, शायद आ गया होगा। तीसरा हमने पढ़ा था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड, ये धात्विक ऑक्साइड जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो ये भी क्या बनाते हैं, लवण और जल। जब भी ऐसी अभिक्रियाओं को आप सॉल्व करो और बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओ तो आप लोगों को कई बार कन्फ्यूजन पैदा होगा। कन्फ्यूजन पैदा होगा कि कौन सी चीज़ को कैसे निकालें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जल का कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबसे सिंपल है, पहले उनको निकालने की कोशिश कीजिए। भूल भी जाओ तो अभिक्रिया, सबसे पहले जल को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो, क्योंकि जल को जानते हैं 2H और 1 O चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को 1 C और 2 O चाहिए, तो उनको निकाल देंगे, बचे हुए को बाद में लिख ही देंगे। बैलेंस भी आसानी से हो जाती है क्योंकि 2H चाहिए तो 2 लगाना है हमको, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज ये 3 चीज़ें पढ़ी, इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप। और मैं आपसे फिर बार बार को कह रहा हूँ कि मैंने आज ये 3 ही टॉपिक पढ़ा है क्योंकि आगे आने वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा इनसे हटके है। हटके मतलब थोड़ा सा हैवी, बर्डन, मतलब कि कुछ ज़्यादा हैवी है। तो ये 3 चीज़ें सीखोगे, आगे हम और अभी अच्छी तरीके से उनको पढ़ पाएंगे। पहले इन चीज़ों को रिपीट करो, आप बार बार को लिख लिख के बार बार को रिपीट करो। आई होप कि आप स्कूल में जब मिलोगे तो आप आँख से आँख मिलाकर बात करोगे कि हाँ सर मेरे को आता है, मैं बताऊँगा। क्योंकि उस टाइम हम फेस टू फेस आपसे पूछेंगे ये सब चीज़ें कि हमने जो ये पढ़ाया इसका क्या हुआ, हमने जो ये पढ़ाया इसका क्या हुआ। तो आप लोग रेगुलर वीडियोज़ को देखिए, और जो भी समझ में नहीं आता, मैंने बार बार को आपको बोला कि आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए मेरे को, जो भी समझ में नहीं आता उस पर टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। ये नंबर रहे, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मेरे नाम से ही चैनल पे मिल जाऊंगा, मेरा नाम सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा, मेरे मोबाइल नंबर सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा। ये ओनली टेक्स्ट के लिए हैं, कॉल के लिए हैं, बाकी व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम इनसे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इंद्र कुमार जोनवाल के नाम से आप सर्च कर लीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए वीडियो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सरस्वती विद्या विहार में पढ़ रहे हो या फिर कोई और स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप पर्सनली स्कूल के बच्चों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अदर स्कूल के बच्चों के साथ में। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, मेरे से जितना बन पाता है वो सारे के सारे बच्चे उसको सीखें। जितना सीखेंगे मेरे लिए भी फ़ायदा है, आपके लिए फ़ायदा। हो सकता है कि मैंने कुछ अच्छा पढ़ाया हो सकता है कि आपसे मेरे को भी कुछ सीखने को मिले। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो
सब्सक्राइब करवाओ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो, जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा कि CaOCl2 का साधारण नाम क्या है, साधारण नाम क्या है। और दूसरा है धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, धावन सोडा इसका रासायनिक सूत्र क्या है। इसका तो साधारण नाम, इसका तो आपको साधारण नाम क्या है, साधारण नाम बताना है और इसका आपको रासायनिक सूत्र बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा, देखता हूँ कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते या फिर वीडियो देख के छोड़ देते हो। आज हमने जो पढ़ा आई होप आपको समझ में आया होगा। आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो, स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है, अपने आप को स्वच्छ बनाए रखो। तीसरी चीज़ की जो पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार को पढ़ो। बहुत टाइम है आपके पास में घर पे, वीडियोज़ कम आ रही हैं, शायद मेरी वीडियो 1-2 रेगुलर आ रही हैं, 1-2 मैथमेटिक्स की आ रही हैं, बाकी सब्जेक्ट की वीडियोज़ कम आ रही हैं। तो आप जो वीडियोज़ आ रही है उनको रेगुलर अपडेट रहो, उनका बर्डन आपके सर से कम कर लो। जितना आप पढ़ोगे आपके लिए ही लाभदायक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए इनको प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आंसर ये और इसका आंसर ये है। यदि कमेंट जितने अच्छे आते हैं उसी अकॉर्डिंग मैं सोचता हूँ कि कुछ अच्छा और दूँ इनको, तो इनसे हमको पता चलता है कि ये पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।